हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, हिमालय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के बारे में, जो कि सीयूईटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तरीके से गलत नहीं होगा कहना कि ये आपके पूरे एग्जामिनेशन के दौरान आपके सिलेक्शन में एक गेम चेंजर के रूप में काम करेगा। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो व्हाट अबाउट इंग्लिश? जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली आपकी सीयूईटी एग्जाम के बारे में, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो आपको ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ होगा ना, गिवन ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब ये देखने में इतना सा आपका सिलेबस है, इसको थोड़ा सा डिकोड करके समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए, किस तरह से आपको अप्रोच करनी है उनको सॉल्व करने के लिए। तो देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट यू आर रीडिंग। आप उसको क्रिस्प कर पा रहे हैं क्या? आप उसको प्रिसी कर पा रहे हैं क्या? उसको समराइज करके समझ सकते हैं क्या कि इतने बड़े पैसेज में क्या है? बिकॉज don't forget the questions will be asked according to passage. Those will not be very easy to answer. You have to read between the lines. ऊपर ऊपर से पढ़ के आंसर नहीं निकलेंगे, आपको उसको समझना पड़ेगा अंदर से क्या है। तो देखो, हमारे पास देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस, और मैक्सिमम जो है 300 वर्ड्स के पैसेज होते हैं। 3 तरह के, 3 टाइप बताएं। पहला कौन सा है? फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी। जैसा कि ये नाम से बता रहे हैं, फैक्चुअल मतलब इसमें सारा रोल किसका होगा? फैक्ट्स का होगा। इस तरह का जो पैसेज है वो न्यूट्रल होता है। कारण क्या है कि इसमें ऑथर अपना दिमाग नहीं लगा सकता, वो फैक्ट्स के आधार पर बात करता है। इसमें फैक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कोई इवेंट ले लिया, कोई रिकॉर्ड्स ले लिए, ठीक है, किसी सर्वे का डेटा उठा लिया, तो डेटा बेस्ड होता है। इसमें आपको डेटा को एनालाइज करके आंसर्स देना होता है, ठीक है। नैरेटिव, नैरेट करने का मतलब क्या होता है? कहानी सुनाना। तो ये स्टोरी बेस्ड होता है, इसमें कुछ कहानी होती है और वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती है। पहले शुरुआत बताई जाती है, फिर उसका डेवलपमेंट बताया जाता है, फिर उसकी बिगिनिंग के बाद में उसका डेवलपमेंट बताया जाएगा, फिर उसका कंक्लूजन देंगे। तो इसमें जो रीडर है वो थोड़ा ज्यादा कनेक्ट कर पाता है ऑथर के साथ और एक विजुअलाइज कर पाता है पूरी चीज को। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो हाँ, सबसे ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग जो है वो नैरेटिव पैसेजेस होते हैं, क्योंकि ये कहानी बेस्ड होते हैं, स्टोरी बेस्ड होते हैं, ठीक है। और रही बात हमारे लिटरेरी की, तो जैसे लिटरेचर दिख रहा है ना, लिटरेचर, तो ये इसमें कुछ पोएट्री, पोएम्स वगैरह इस तरह का कुछ आएगा, ठीक है। पोएट्री बेस्ड पैसेजेस थोड़े से टफ पड़ते हैं। उसका कारण क्या है कि इसमें वो आपसे क्या क्या पूछता है? लिटरेरी टर्म पूछ सकता है। वैसे तो हर एक पैसेज में टोन पूछना एक बहुत ही आम क्वेश्चन है। हर पैसेज के क्वेश्चन में ज्यादातर आपको पूछा जाएगा ऑथर की टोन क्या है। अब ऑथर की टोन क्या क्या हो सकती है? आपको शब्द पकड़ने हैं, आपको सेंटेंसेस पकड़ने हैं। व्हेन यू विल रीड बिटवीन द लाइंस, आपको समझ में आएगा कि ऑथर जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है क्या, अपना कोई विचार नहीं रख रहा, या फिर पूरे पैसेज में उसने कोई सुझाव दिया है क्या, तो उसका टोन होगा सजेस्टिव, या फिर वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है किसी चीज को, उसकी टोन कैसी होगी? क्रिटिकल होगी, है ना। या फिर आप कहें कि अगर वो किसी चीज पे मजाक उड़ा रहा है या फिर व्यंग कर रहा है तो आयरॉनिकल हो सकती है, सटायरिकल हो सकती है। तो इस तरह की कई सारी टोन्स होती हैं। अगर अग्रेसिव है तो अग्रेसिव लिखो, ठीक है। अगर ऑथर जो है फ्यूचर को लेके थोड़ा आशावादी है, कुछ सॉल्यूशंस दे रहा है कि अगर हम ऐसे करें तो काफी अच्छा हो सकता है, तो उसकी टोन ऑप्टिमिस्टिक है। अगर बिल्कुल निराश हो रहा है कि इतने टाइम से तो कुछ हुआ नहीं, आगे भी कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल पैसिमिस्टिक है। तो टोन्स पर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिस बहुत सारे बच्चे है ना, देखो मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगी बच्चे। बहुत सारे बच्चे ही सोचते हैं कोचिंग में पैसे दे दिए, टीचर हमने डिसाइड कर ही लिया वो पढ़ाएंगे। बिल्कुल पढ़ाएंगे, मैं यहाँ खड़ी हूँ आपके लिए। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस भी किया था कि वोकैबलरी और इन सब चीजों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। बट बेटा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जहाँ बात आती है ना, ये आपका खुद का स्किल होता है। मैं आपको समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, ट्रांसलेट करके बता सकती हूँ, बट पैसेज तो अनसीन आने वाला है ना। तो उसके लिए अपने ब्रेन को थोड़ा सा ट्रेन करिए कि वो जल्दी जल्दी पैसेज को पढ़ पाए। टाइम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत लेंथी पैसेज आता है, तो उसके लिए रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि एटलीस्ट 10 मिनट, बच्चे 10 मिनट अपने सपने के लिए देना कोई बहुत भारी काम नहीं है। 10 मिनट दो, कोई सा भी आप न्यूज़पेपर उठाओ, एडिटोरियल उसको उठा लो, एडिटोरियल को रीड करो, भले ही क्वेश्चन मत करो, पहले रीड करो। रीडिंग की हैबिट तो लेकर आओ। अब बच्चे, हम उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, हमें पढ़ने की आदत ही नहीं होती। अब अचानक से आपको 300 शब्दों का कोई टेक्स्ट मिल जाए, वो भी एग्जाम वाले इतने टेंस्ड माहौल में, जिसमें ऑलरेडी आप जो है बहुत नर्वस है, उसमें आपको पैसेज मिले इतने
सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बच्चा एग्जाम में जाता है, वहीं पढ़ लेंगे देखा जाएगा, ऐसा नहीं है बच्चे। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ये मान लो जहां आप जाकर बैठोगे एग्जाम में, वो एक बैटल फील्ड होगा आपके लिए, एक रणभूमि होगी, और अपने हथियार पहले से शार्प करके जाओ, बाद का इंतजार मत करो, पहले से अपने सारे हथियारों को शार्प कर लो, ठीक है। तो आप वादा करो मुझसे 10 मिनट डेली रीडिंग की प्रैक्टिस जरूर करोगे, और कोशिश करो कि उसको स्क्रीन पर करो, क्योंकि आपका जो पेपर है वो वैसे ही होने वाला है, ठीक है। दूसरा आपका सेक्शन है बच्चों वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में देखो रीअरेंजिंग द पार्ट्स, इसको देखते हैं हम कैसे आपको पार्ट्स को रीअरेंज करना है। आपको शफल्ड फॉर्म में सेंटेंस मिलेगा, उसको रीअरेंज करना है। मैच द फॉलोइंग, आपको 2 कॉलम में कुछ वर्ड्स, अब उसकी इच्छा है, देखो एग्जामिनर की, वो अपना मर्जी का मालिक है, वो सिनोनिम एंटोनिम को भी मैच कराने को दे सकता है, वो खाली सिनोनिम को भी मैच कराने को दे सकता है, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मैच कराने को दे सकता है। सेंटेंस देके इधर प्रीपोजिशन लिख देगा, बोलेगा करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा है मैच करो, तो उसकी इच्छा है, कुछ भी मैच करा सकता है। उसने तो लिख दिया मैच द फॉलोइंग, कुछ ही पूछ लो, अब उसने बताया तो है नहीं ना, ठीक है। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, कोई भी सेंटेंस दे देगा, उसमें फिलअप दे देगा और बोलेगा इसमें चूज करो, वर्ब चूज करा रहा है, एडजेक्टिव चूज करा रहा है, कोई वर्ड चूज करा रहा है, वोकैबुलरी का क्या चूज करा रहा है, कुछ नहीं पता। सिनोनिम एंड एंटोनिम मतलब पर्यायवाची और विलोम शब्द, ठीक है। तो उससे पहले एक बार हम ये देख लें कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, जो बात मुझे आपसे पहले करनी चाहिए थी। देखो क्या है कि करेक्ट आंसर जो है उसका 5 मार्क्स है, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, और अगर आप नेगेटिव मतलब आप क्वेश्चन अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग भी है वहां पर। आपको पता है मोड कैसा रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, फॉर ईच टेस्ट पेपर, और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। ड्यूरेशन आपका रहेगा 60 मिनट्स, ठीक है। और शिफ्ट जो है अकॉर्डिंग टू द डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, सब्जेक्ट चॉइसेस क्या है, तो उसके हिसाब से मल्टीपल शिफ्ट्स में भी कंडक्ट हो सकता है आपका पेपर, है ना। और टेंटेटिव डेट अभी 11 से 31 मई है, ठीक है। आप अपनी तैयारी जो है उसको पूरा रखें। अब जैसे देखो जो आपका मैंने आपको बताया था रीअरेंज द पार्ट्स, रीअरेंज द पार्ट्स का क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा आपको शफल्ड फॉर्म में। अब ये कोई सेंटेंस है, फॉर ऑर्गेनाइजेशन से शुरू हो रहा है, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है, किस तरीके से एक सेंटेंस होना चाहिए कि वो अपना प्रॉपर मीनिंग दे, पूरा मीनिंग दे, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। अपन इसमें क्या करते हैं, अच्छा ये जो चीज है ना, ये आपकी रीडिंग से बहुत अच्छी हो जाती है। रीडिंग से आपका ब्रेन हैबिचुअल हो जाता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पहचानने में, एक इंट्यूशन आता है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, नहीं यहाँ पर वर्ब पहले आना चाहिए, ठीक है, ये वर्ब किसके लिए आ रहा है। तो अगर मैंने कहा जैसे मैं इसको पकड़ लूं प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब है उपलब्ध कराना, तो प्रोवाइड व्हाट, ढूंढो क्या उपलब्ध कराना, ठीक है। क्या उपलब्ध करवाएंगे, एम्प्लॉइज को, क्वालिटी को, या सर्विसेज को। ऑर्गेनाइजेशन है, देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या उपलब्ध कराएंगी, सर्विसेज। तो मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि भाई ए और बी का कॉम्बिनेशन तो बनेगा, ठीक है। और फिर देखिए हम टू कस्टमर्स ऑन अ फेस टू फेस बेसिस, एम्प्लॉइज विद हुम दे डील इज वेरी इंपॉर्टेंट, द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स एंड, ये एंड पे खत्म हो रहा है, मतलब मुझे पता है इसके बाद कुछ ना कुछ तो आएगा। इट मींस डी मेरा लास्ट वाला सेंटेंस नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। और कस्टमर्स एंड, देखो ये कस्टमर्स नाउन है, तो मतलब एंड के बाद में भी मुझे नाउन चाहिए, मैं ढूंढूंगी कहां पर है। क्या कस्टमर्स एंड फॉर हो सकता है, नहीं। कस्टमर्स एंड सर्विसेज होगा क्या, कस्टमर्स एंड सर्विसेज हो तो सकता है, लेकिन ज्यादा सही क्या है, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज हो सकता है, ठीक है। तो कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज, ये कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज डी, और डी के बाद क्या आ रहा है, सी। क्या मैं ए बी डी सी इस तरह का कॉम्बिनेशन देख सकती हूँ, ए बी डी सी। अब पूरा देखो मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड करवाती है सर्विसेज कस्टमर्स को, वो भी फेस टू फेस बेसिस पर, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज विद होम दे डील इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फेस टू फेस कस्टमर्स को सर्विसेज देती है ना, तो रिलेशनशिप जो क्वालिटी का रिलेशनशिप है ना कस्टमर्स और एम्प्लॉइज के बीच में, कौन से एम्प्लॉइज, विद होम दे डील, जिनके साथ वो डील करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्या है आपका मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर वो क्या मैच करवा रहा है, मुहावरे, मुहावरे भी पढ़ने हैं हमें, इडियम्स पढ़ने हैं हमें, ठीक है। तो ब्लो द गैफ, ब्लो द गैफ का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, डाइवर्स मतलब रिवील, किसी सीक्रेट को उजागर करना। इसके लिए और कौन कौन से हमारे पास इडियम्स हैं, इसके लिए एक इडियम है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब भी क्या है, किसी सत्य को, किसी रहस्य को उजागर कर देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग,
ठीक है, इसका मतलब भी क्या है, किसी सीक्रेट को उजागर करना। ओके, अच्छा एक चीज और है, अगर मुझे इनमें से किसी भी एक इडियम का मतलब एकदम पक्का पक्का आता है ना, जैसे मान लो फुल ऑफ बीन्स सबको आता है, बीन्स, बीन्स में आप ऐसे मान लो जैसे प्रोटीन बहुत होता है, उसको कोई खाएगा तो बहुत एनर्जी आ जाएगी, तो फुल ऑफ बीन्स मतलब क्या हो जाएगा, फुल ऑफ एनर्जी। अब मुझे ये पता लग गया कि सी का आंसर क्या है 4, तो एक बार पहले मैं ढूंढती हूँ सी का आंसर 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है। अब ये पक्का होगा कि मेरा आंसर यही है, चाहे मुझे बाकी के इडियम्स आते हो चाहे नहीं आते हो, है ना। लेकिन इसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, अगर 2 में सी का आंसर 4 दे रखा है तो फिर दोनों को देखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे हम इतना पढ़ लेते हैं कि हमें 4 में से 2 या 3 इडियम्स के मीनिंग तो आएंगे ही आएंगे, आप ये मान के चलो। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया 1। अब ब्लो द गैफ का मतलब क्या है, रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, एट द एंड ऑफ योर टेथर का मतलब है कि अब आपके बस की बात नहीं है, अब आपके अंदर और ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है किसी चीज को डील करने की, किसी चीज के साथ, है ना। तो फील अनेबल टू डील विद समथिंग एंड वांट टू कर्ल अप एंड डाई, डाई तो फील टेरिबली अशेम्ड एंड एम्बैरेस्ड, कि आपको किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे अप्रोप्रिएट वर्ड कैसे कैसे फिल करोगे बच्चों, उसके लिए ग्रामर के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने क्लियर होने चाहिए। आई डिडंट नो राहुल वाज इन द हॉस्पिटल, मुझे नहीं पता था राहुल हॉस्पिटल में है, अगर मुझे पता होता तो मैं उसको देख कर आ जाता। ठीक है, मैं उसको देख कर आ जाता। अब बहुत ज्यादा तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी अभी, क्लोज्ड कंडीशन होती है कंडीशनल सेंटेंसेस में, क्लोज्ड कंडीशन, जिसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आप इफ के साथ में सेंटेंस यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है, और दूसरी तरफ में मॉडल परफेक्ट टेंस यूज होता है, मॉडल परफेक्ट सॉरी टेंस नहीं, मॉडल परफेक्ट यूज होता है। अब पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये काम अगर हो गया होता तो मैं ऐसा कर चुका होता, तो क्या क्या आ सकता है, मॉडल की पास्ट फॉर्म आएगी वुड, कैन की पास्ट फॉर्म कुड, शैल की पास्ट फॉर्म शुड, मे की पास्ट फॉर्म माइट। ठीक है, ध्यान रखना प्रेजेंट फॉर्म नहीं आएगी, और इन सब के बाद में क्या आएगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सारे के सारे सेंटेंसेस आप क्लोज कंडीशन में तब बोलोगे जब अब कुछ नहीं हो सकता, जैसे अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती तो मैं पास हो गया होता, अब कुछ नहीं होता, अगर उसने मुझे पार्टी में बुलाया होता तो मैं पार्टी अटेंड कर ली होती, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे, क्लोज हो गया। तो जरा देखो ध्यान से, गिवन सेंटेंस में यहाँ देखो क्या आ रहा है, वुड, वुड आ रहा है, वुड आ रहा है, मतलब मुझे क्या चाहिए, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड आ रहा है काट दो, बी आ रहा है काट दो, नो आ रहा है काट दो, कहाँ है, हैव विजिटेड, और इधर क्या आ रहा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड। मैंने कहा कि अगर मुझे पता होता तो मैं उससे मिल लिया होता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो घर आ गया। ठीक है, तो आपको जैसे सेंटेंस बनाना है, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई कुड हैव पास्ड द एग्जाम, इफ शी हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, चलो एंड नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रीडाउटेबल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब ये जो पार्ट है ना, इसमें हमें बहुत मेहनत करनी है बच्चों, वर्ड पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, ये सब पूछा जाता है। तो सिनोनिम बताना है पर्यायवाची रीडाउटेबल का। रीडाउटेबल का मतलब होता है किसी की ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत इंप्रेसिव है, मान लो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल है, और इस वजह से बहुत कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, और आपको बहुत डर लगता है उनके सामने बोलने से, खड़े होने से। होती है ना किसी किसी की पर्सनैलिटी जो बहुत फियर क्रिएट कर देती है हमारे अंदर, घबराहट होती है, डर लगता है। ठीक है, तो क्या वो फ्लिम्जी है, फ्लिम्जी का मतलब तो बहुत डेलिकेट है, इतनी बारीक चीज की जो ब्रेकेबल है। ठीक है, इजीली ब्रेकेबल, आसानी से टूट जाएगी, तो उसको क्या बोलोगे, फ्रेजाइल बोलोगे। जब आप कुरियर वगैरह मंगाते हो, मान लो उसमें टीवी है, तो क्या होता है, फ्रेजाइल आइटम इनसाइड, डेलिकेट आइटम इनसाइड, हैंडल विथ केयर, ऐसा लिखा रहता है ना। तो ऐसी चीज इतनी नाजुक है जो आसानी से टूट जाएगी, उसके लिए फ्रेल वर्ड आता है, ब्रिटल आता है, जो आसानी से टूट जाए, है ना। और जो बहुत मजबूत चीज होती है उसके लिए कौन सा वर्ड है, हार्ड है। कोई चीज हार्ड है, स्टर्डी है, ठीक है, सॉलिड है, मजबूत है, टूटेगी नहीं। ओके, परप्लेक्सिंग का मतलब होता है बच्चों कंफ्यूजिंग, कोई चीज बहुत कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। ठीक है, और इसीलिए वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड। जो कॉम्प्लिकेटेड है वो इंट्रिकेटेड भी होता है, इंट्रिकेटेड है, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मैं उसको पढ़कर या मैं उसको देखकर क्या हो जाऊंगी, बिम्यूज्ड हो जाऊंगी, कंफ्यूज हो गई, बिम्यूज्ड हो गई, बैफल्ड हो जाऊंगी, बैफल्ड। ठीक है, और क्या हो जाऊंगी, फ्लमॉक्स्ड। ये सब कंफ्यूज्ड के लिए है, फ्लमॉक्स्ड। ठीक है, अगर कोई ऐसा टेक्स्ट है जो अंडरस्टूड बाय ओनली अ फ्यू, मतलब कुछ एसोटेरिक,
मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सब लोग उसको नहीं समझ सकते, तो गूढ़ है, गूढ़। और इसी को आप क्या कहते हैं, आर्केन कहते हैं। और ऐसा कुछ जिसको सब समझ सकते हैं, जो बहुत आम है, उसको क्या कहते हैं, एग्जोटरिक। एग्जोटरिक, देखो इसमें एक्सो आ रहा है, मतलब सबके लिए खुला है, सब समझ जाएंगे उसको, ठीक है। एंड द लास्ट वर्ड इज वॉल्यूबल। वॉल्यूबल होता है जो बहुत बोलता है, तो जो बहुत बोलता है वो क्या है, चैटी है। जो बहुत बोलता है वो क्या है, टॉकेटिव है, टॉकेटिव है। एंड लोक्वेशियस है, बहुत बोलता है, ठीक है। जो बहुत बोलता है उसे और क्या कहेंगे आप, गैरुलस, बातूनी बहुत है। जो झुंड में रहता है, ग्रिगेरियस। और झुंड में कौन रहेगा, जो बहुत बोलता है, मतलब वो कैसा होगा, एक्सट्रोवर्ट। और जो एक्सट्रोवर्ट होगा वो बहुत कैसा होगा, सोशल होगा, ठीक है। लोगों के साथ उठना बैठना ज्यादा चाहेगा, क्योंकि उसको बोलने की आदत होती है, ठीक है। तो फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कमांडिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, ऐसा जिसकी पर्सनालिटी कैसी हो, बिल्कुल कंट्रोल करता हो, बिना कुछ कहे भी हमें उससे डर लगता हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मिडेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है सलन का, ठीक है। अब सलन का मतलब क्या होता है, और जो सलन का मतलब होता है, ये लोग कैसे होते हैं, बहुत बैड, इल और शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। बैड, इल और शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो फिर ये कैसे होते हैं, ये क्रैंकी होते हैं, अग्रेसिव होते हैं बहुत ज्यादा। क्रैंकी, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, वो अग्रेसिव होते हैं। और आप उनको कहेंगे पिट्यूलेंट, झगड़ालू होते हैं, पिट्यूलेंट है, ठीक है। ट्रूक्यूलेंट है, बहुत झगड़ालू होते हैं। बिलियस है, बेलिकोज है, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हमारे पास है, ठीक है। तो देखो रिटिसेंट कैसा होता है, रिटिसेंट होता है बहुत कम बोलने वाला, तो इसको आप क्या कहोगे, टेसिटर्न। जो बहुत कम बोलता है वो कैसा है, शांत है, तो प्लेसिड है, ठीक है। बहुत काम रहता है, काम, बहुत काम है। टिमिड होता है, शाय, इसे शर्म आती है, टिमिड है, टिमरस है, ठीक है, बहुत शर्म आती है। इसका मतलब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिफिडेंट। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक ऐसा बंदा है जो भरी पब्लिक के सामने 5,000 लोगों के सामने बोल लेता है, तो आप उसको क्या कहोगे, बहुत कॉन्फिडेंट है। जो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत बहुत अच्छा होता है उसे ओरेटर कहते हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा होता है उसे ओरेटर कहते हैं। और जो म्यूजियम का ध्यान रखता है ना, उसे क्यूरेटर कहते हैं। जो म्यूजियम का ध्यान रखता है, जो म्यूजियम में जो बहुत कीमती सामान रखा होता है डिस्प्ले में, उसकी देख रेख करता है, उसे क्यूरेटर कहते हैं। तो ये लोग डिफिडेंट है, कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट डिफिडेंट, इन्हें शर्म आती है। और जीनियल का मतलब क्या है, जीनियल मीन्स फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है, ठीक है। जीनियल है तो कंजीनियल है, बहुत अच्छे हैं, एमिएबल है, फ्रेंडली है, मतलब बहुत चीयरफुल रहते हैं, बहुत गुस्सा नहीं आता है इनको, ठीक है। उस केस में इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं। और मोरोज का मतलब भी क्या होता है, ये बैड टेम्पर्ड ही होता है। मोरोज मतलब जो लड़ता रहता है। तो आंसर क्या है, आपसे सलन का एंटोनिम पूछा था, ये लड़ते रहते हैं, ये तो शांत रहते हैं, ये टिमिड है, ठीक है, शाय है। अच्छा, ये इनकी प्रवृत्ति है, ये शांत रहते हैं, काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें गुस्सा नहीं आता है, दे आर वेरी पीसफुल। अच्छा, जीनियल क्या है, फ्रेंडली, ये क्या है, बैड टेम्पर्ड, इन बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये कैसे है, फ्रेंडली है, जल्दी से गुस्सा नहीं करते। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। ऑपोजिट पूछा था ना, सलन बैड टेम्पर्ड है, तो इसको ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पर जीनियल, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा आपको बताना था कि इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो आपको जो ये क्रैश कोर्स मिल रहा है यहाँ पर हिमालय एजुकेशन हब में, इसमें इस सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। आपके जो मॉक टेस्ट होंगे इस तरीके से क्रिएट किए जाएंगे कि बिल्कुल आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे। तो उसी तरीके से आपकी एक सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट में तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।